Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इतिहास के स्रोत। यानी इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। पार्ट 1 में आपने वैदिक साहित्य के संदर्भ में अध्ययन किया। पहले वाले वीडियो में आपने कि वैदिक में वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो चारों रचनाएं हैं, इनका इतिहास के स्रोत में क्या महत्व है। चूँकि पार्ट 1 इसलिए बनाया गया, पार्ट 2 इसलिए बनाया गया, कई पार्ट में बनाने के पीछे का उद्देश्य था, तबीयत नहीं सही थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से इकट्ठा पूरा नहीं बना पा रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में इसको कई पार्ट में बनाए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य के बाद की रचनाओं का। इनमें कौन कौन सी रचनाएं उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहली रचना है सूत्र साहित्य, यानी सूत्र साहित्य के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में आपने वैदिक रचनाओं का अध्ययन किया, ये पार्ट 2 है आपका। तो सूत्र साहित्य में वैदिक साहित्य के बाद जो सूत्र साहित्य का काल जो आता है, उसमें सूत्र रचनाएं जो लिखी गई उसी को सूत्र साहित्य कहा गया। तो ये सूत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सूत्र के रूप में लेखक अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। तो यानी सूत्रों यानी फार्मूला के रूप में लेखक जो अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, जिन रचनाओं में लिपिबद्ध किया, उसी को सूत्र साहित्य का नाम दिया गया। अब इसके महत्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि सूत्र साहित्य का महत्व क्या क्या है। वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, यानी वैदिक काल के अंतिम समय में, वैदिकोत्तर काल में जो उत्तर वैदिक काल है, तो उस समय के विषय में इस रचना के माध्यम से प्रकाश पड़ता है। इसके माध्यम से हम उत्तरोत्तर वैदिक कालीन के विषय में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वेदों के संदर्भ में वैदिक उत्तर काल में जो जीवन पर प्रकाश पड़ता है, वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग जैसा कि आप जानते हैं, वेदांग यानी वेदों के विषय में विस्तृत प्रकाश डालता है। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इस तरह से इनकी 6 रचनाएँ हैं वेदांग के अंतर्गत। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया, उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। तो ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों, 2 चीज़ें इसमें हैं, विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया, उन्हें क्या नाम दिया गया, कल्प सूत्र नाम दिया गया। तो कल्प सूत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कल्प सूत्र 4 हैं, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है। स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है और शुल्ब सूत्र है। तो इस तरह से कल्प सूत्र 4 हैं और इनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो इस काल में विधि और नियम क्या होने चाहिए, उन्हीं का जो प्रतिपादन किया गया कल्प सूत्रों में। और ये 4 हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। सभी एग्ज़ाम में आते हैं, सिविल एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कल्प सूत्र कितने हैं, कल्प सूत्र का विषय क्या है। तो जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि विधि और नियमों का प्रतिपादन जिस रचना में किया जाता है, एंशिएंट टाइम में, उस टाइम में जो किया गया था, उसे कल्प सूत्र का नाम दिया गया। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे कि इनमें विषय वस्तु क्या क्या। एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, विकल्प रहेगा कि ये सूत्र है और मतलब इसमें इसका क्या विषय वस्तु है। तो पहला, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, स्रोत सूत्र है। अब स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से विकल्प में ये ऑप्शन आपका दिया रहेगा। इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हैं कि स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का क्या होता है, उल्लेख किया गया है कि यज्ञ के क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे यज्ञ संपादित किया जाना चाहिए, उसके विषय में विस्तार से किसमें उल्लेख मिलता है, स्रोत सूत्र में। नेक्स्ट है गृह सूत्र। अब गृह सूत्र का विषय वस्तु क्या है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विकल्प दिया रहेगा कि गृह सूत्र का निम्न विषय वस्तु है। 4 विकल्प रहेगा, तो ऐसे आप अध्ययन कर सकते हैं। गृह सूत्र है तो इसका विषय वस्तु जो है मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया जाता है। तो लौकिक होता है जो यह लोक, यानी इस लोक के अंतर्गत जो हम भौतिक जीवन जीते हैं, उसके क्या नियम होना चाहिए। गृहस्थ में व्यक्ति के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उस नियमों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। और इसी क्रम में है पारलौकिक, यानी पारलौकिक का मतलब होता है परलोक से व्यक्ति किस तरह से यज्ञ करे, किस तरह से अपने जो उसके पूर्वज हैं उनके लिए तर्पण करें, उनके लिए जो है स्नान करता है, उनके लिए जो है मुंडन करता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो कार्य करता है व्यक्ति, उसका उल्लेख इसमें पारलौकिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में है नेक्स्ट है धर्म सूत्र।
तो ये भी एक तीसरा है कल्पसूत्र का पाठ। और इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि राजा है तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए प्रजा के प्रति, अपने जितने भी उसके लोग हैं, नागरिक हैं, उनके प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस तरह से प्रजा के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, कैसे प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो इस तरह से राजनीतिक जीवन के अंतर्गत है। सामाजिक जीवन है, समाज कैसे होना चाहिए, समाज के क्या नियम होने चाहिए, कैसे समाज को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी क्रम में है धार्मिक, कैसे व्यक्ति अपने धर्म के पथ पे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, बेहतर बना सकता है। तो इन सभी चीज़ों पे विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से इसमें धर्मसूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र, जिसका अर्थ है नापने की डोरी, यानी यज्ञ वेदी, उसका क्षेत्र कितना होना चाहिए, उसका पूरा पैमाना क्या होना चाहिए, कितनी लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए, उसके क्षेत्र को मानक के रूप में इसमें विस्तारित किया गया है। ज्यामिति का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके कल्पसूत्र हो गए जो 4 हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्मसूत्र और शुल्ब सूत्र। उनके क्या क्या विषय वस्तु हैं इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग व्याकरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस काल में जो व्याकरण की रचना की गई, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, ये भी एक रचना है, व्याकरण से संबंधित है। दूसरा है यास्क, यास्क की निरुक्त रचना है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, निरुक्त किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। तो यास्क की निरुक्त है। इसी क्रम में उपवेद हैं। उपवेद यानी वेदांगों के पश्चात उपवेदों की रचना की गई। अब इनके संदर्भ में देखेंगे उपवेद कौन सा है। तो इसमें पहला आयुर्वेद है। आयुर्वेद यह चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है। इसमें विज्ञान, कला व दर्शन है, यानी विज्ञान, कला और दर्शन का क्या है, इसमें मिश्रण है। तो एग्ज़ाम में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, सिविल एग्ज़ाम में, एसआई एग्ज़ाम में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद का विषय वस्तु क्या है। तो विकल्पी क्वेश्चन में 4 विकल्प में आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो है चिकित्सा शास्त्र का जो है, यह चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है। आयुर्विज्ञान किसका है, चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है। और इसका विषय वस्तु क्या है, विज्ञान, कला और दर्शन का सम्मिश्रण। तो 4 विकल्प रहेंगे, चारों विकल्प में आपको खोजने में आसानी होगी जब आपका नोट्स इस तरह से रेडी होगा। तो आयुर्वेद का जो विषय वस्तु है विज्ञान, कला और दर्शन का क्या है, सम्मिश्रण है। इसी क्रम में अगला है आयुर्वेद का अर्थ। इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आयुर्वेद नाम का जो अर्थ क्या है, इसका सेंस क्या होता है। तो यह जीवन से संबंधित ज्ञान है। आयुर्वेद मीन्स क्या होता है, जीवन से संबंधित ज्ञान। यह ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसको भी आप लर्न रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित। यहीं पे एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ निकल के आया। 2 चीज़ें यहाँ आपको लर्न रखनी है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है पहले स्टेप में। सेकंड इसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण है, तो विज्ञान, कला और दर्शन का इसमें मिश्रण है। इसी क्रम में है आयुर्वेद का अर्थ क्या है, तो आयुर्वेद का अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान। यह ऋग्वेद से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट है दूसरा आपका गंधर्व वेद, यानी उपवेदों में पहला आपका जो आयुर्वेद था, सेकंड क्या है, गंधर्व वेद। अब यह संगीत और कला का शास्त्र है। डियर स्टूडेंट, इसको भी लर्न रखेंगे, एग्जाम में, सभी एग्जामों में क्वेश्चन आता है। कैसे आपको कहाँ कहाँ पे पहचानना है उसी को इंडिकेट करते चल रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम में आप किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो आप अपने नोट्स में अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। गंधर्व वेद किससे संबंधित है, संगीत से और कला से, यानी यह संगीत और कला का क्या है, शास्त्र है, जिसे सामवेद से संबंधित बताया गया। अब यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका है, जहाँ पे अभी आपने अध्ययन किया आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, वहीं आपका गंधर्व वेद किससे संबंधित है, सामवेद से। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न रखेंगे कि गंधर्व वेद जो है आपका संगीत कला का शास्त्र है और ये सामवेद से संबंधित है। थर्ड है धनुर्वेद। तो पहला आपका जो इस तरह से आयुर्वेद हो गया, दूसरा गंधर्व वेद हो गया और तीसरा क्या है, धनुर्वेद। यह युद्ध कला का शास्त्र है, इसको भी लर्न रखेंगे। यह युद्ध कला का शास्त्र है और ये यजुर्वेद से संबंधित है। 3 चीज़ों को आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है शिल्प वेद। तो आपका फोर्थ आपका आएगा शिल्प वेद। यह शिल्प कला का शास्त्र है और इसे अथर्ववेद से संबंधित बताया गया। तो ये भी अंडरलाइन आप करेंगे कि इससे संबंधित है अथर्ववेद से। इसी क्रम में हम लोग स्मृत साहित्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे।
सूत्र साहित्य के बाद स्मृति साहित्य की रचना की गई और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। डियर स्टूडेंट, ये आपको लर्न रखना है, जहाँ जहाँ पे भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको इंडिकेट करते चलेंगे। ये सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनुस्मृति। और इसकी रचना काल जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य किया गया था। इसी क्रम में याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसकी रचना जो है 100 से 300 ईस्वी तक किया गया था। नेक्स्ट है, अब इसी क्रम में इसको ध्यान रखेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति जो अभी आपने अध्ययन किया और मनुस्मृति, इन रचनाओं से ही मौर्योत्तर काल पर प्रकाश पड़ता है। अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फला रचना किस शासनकाल पे प्रकाश पड़ता है, तो ये दोनों स्मृतियाँ जो है किसके शासनकाल पे प्रकाश पड़ता है? इससे मौर्योत्तर शासनकाल से के विषय में हम इसे जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में नारद स्मृति है, इसकी रचना काल 300 से 400 ईस्वी पूर्व है। नारद स्मृति की रचना काल जो है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है पराशर स्मृति, इसकी रचना काल 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। ये गुप्त काल के शासनकाल के विषय में सामाजिक और धार्मिक जीवन पे प्रकाश पड़ता है। तो इस चीज़ पर इसको ध्यान रखेंगे कि ये गुप्त काल के शासनकाल पे सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कात्यायन स्मृति, इसकी रचना काल 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का इसके मध्य इसका रचना काल है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट अध्ययन करेंगे पुराणों का। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास के स्रोत में आपने वेदों का अध्ययन किया, इसी क्रम में आपने सूत्र साहित्य का अध्ययन किया, इसी क्रम में आपने कल्प सूत्र का अध्ययन किया कि इन रचनाओं से उस कालीन यानी तत्कालीन सामाजिक जीवन के विषय में प्रकाश पड़ता है कि उस समय का समाज कैसे था, लोगों का रहन सहन कैसे था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, जो रचनाएं रची गई उसमें किन किन विषय वस्तुओं का वर्णन है। तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि कौन कौन सी रचना के क्या विषय वस्तु हैं, किन किन चीज़ों से संबंधित है और किन विषयों पे प्रकाश डालता है। इसी क्रम में पुराण हैं, तो हिंदुओं के धर्म से संबंधित जो आख्यान ग्रंथ हैं वे क्या हैं? पुराण हैं। और ये स्मृति उपरांत पुराण साहित्य की रचना की गई, यानी स्मृति साहित्य के उपरांत पुराणों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ चीज़ों को और जानना है आपको। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराना। तो पुराण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? प्राचीन या पुराना। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में वैकल्पिक क्वेश्चन होता है कि पूछा जाता है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है? प्राचीन या पुराना निकल के आ रहा है। पुराणों की रचना जो मुख्यतः किया गया है संस्कृत भाषा में किया गया है, लेकिन कुछ पुराणों को क्षेत्रीय भाषा में भी इसकी रचनाएं की गई, यानी संस्कृत भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसकी रचना की गई। डियर स्टूडेंट, इस क्रम में एक कुछ चीज़ें और हैं आपको जानना ज़रूरी है। अक्सर पूछा जाता है पुराणों का जो है एक काल क्या है, तो 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के मध्य का काल पुराणों का काल है। हालांकि इसका ना कोई निश्चित लेखक है ना कोई निश्चित टाइम है, क्योंकि ये अलग अलग काल में अलग अलग लोगों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा इसकी रचना की गई, यानी पर्टिकुलर कोई एक काल नहीं है, कोई एक तिथि नहीं है कि इतने काल के मध्य जो है निश्चित है, लेकिन फिर भी 600 से 200 के बीच इतिहासकारों के द्वारा निर्धारित किया गया है कि इस काल के मध्य अलग अलग रचनाकारों के द्वारा, क्योंकि कोई इसका एक रचनाकार नहीं है, तो अलग अलग रचनाकारों के द्वारा इसकी रचना की गई अलग अलग कालों में। तो इस तरह से 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य इसका काल का निर्धारण किया गया है। पुराणों के लक्षण कुछ बताए गए हैं। पुराणों के कौन कौन से लक्षण, इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया, किन किन चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें पहला है सर्ग। अब आपको इन चीज़ों को लर्न रखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसके देखेंगे हम लोग। सर्ग यानी सृष्टि से रिलेटेड जो विषय वस्तु है वो सृष्टि से संबंधित है। सर्ग ब्रैकेट में सृष्टि आपका है, तो इसको लर्न रखेंगे। दूसरा है प्रतिसर्ग, और प्रतिसर्ग में क्या है? दूसरा प्रतिसर्ग जो है प्रलय और पुनर्जन्म से संबंधित है। थर्ड आपका है वंश, यानी देवता ऋषि की जो उनकी सूचियां हैं वो उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मनवंतर, यानी 14 मनु के जो काल हैं उनका उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ इंद्र और किसका मिलता है? भगवान के अवतारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका है वंशानुचरित, जो चंद्र और चंद्रादि वंशी चरित से रिलेटेड। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे पुराणों के नाम, कौन कौन से पुराण हैं, उनकी कितनी संख्या है, और इस तरह से उनकी संख्या क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पुराणों के क्रम में पहला है ब्रह्म पुराण, नेक्स्ट है पद्म पुराण, इसी क्रम में नेक्स्ट है विष्णु पुराण, वायु पुराण,
भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण है। इसी क्रम में है भविष्य पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण है, ब्राह्मण पुराण है। तो इस तरह से हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जो उस समय के तत्कालीन विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ सामाजिक लोगों को, उस समय के जो लोग थे, अपना जीवन यापन कैसे करें, धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार, नैतिकता के अनुसार। तो पुराण हमें वे शिक्षा प्रदान करते हैं कैसे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कैसे अपने समाज में अच्छे नागरिक बन करके अपने नियमों और कर्तव्यों का पालन करते हुए इस देश में रह सकते हैं। तो इस तरह से पुराणों के माध्यम से लोगों को एक नया दिशा निर्देशन प्रदान किया गया है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से पार्ट 3 लेकर के मिलेंगे। चूँकि इकट्ठा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, मैटर जो है इकट्ठा आपको बोरिंग भी लगेगा और मैटर इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में आपको वीडियो प्रदान किया जा रहा है। थैंक यू।